मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत संविधानवाद की चर्चा करते हैं। संविधानवाद मूल शब्द संविधान है। संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान लिखित अथवा अलिखित नियमों का संग्रह होता है। लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। ऐसे नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं, जिसके द्वारा एक राष्ट्र में शासन की विभिन्न अंगों की स्थापना की जाती है और उनकी शक्तियों का उल्लेख किया जाता है। मतलब शासन व्यवस्था का गठन करने वाले नियमों को और जिससे शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, ऐसे नियमों को संविधान का नाम दिया जाता है। दुनिया के जितने भी देश हैं, इन सभी देशों में किसी न किसी प्रकार का एक संविधान अस्तित्व में अवश्य ही पाया जाता है। बिना संविधान के किसी भी देश के शासन का संचालन करना आज की तिथि में संभव नहीं है। तो संविधान हर देश में होता है। अब संविधान है तो संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। दुनिया के सभी देशों में एक देश को छोड़ करके संविधान लिखित है। वह एक देश कौन सा है? इंग्लैंड। आप कहेंगे इंग्लैंड का संविधान अलिखित क्यों है? वस्तुतः ब्रिटिश संविधान के लगभग 90% भाग लिखित स्वरूप प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन चूंकि ब्रिटेन के संविधान का निर्माण किसी संस्था ने नहीं किया, किसी निश्चित तारीख को इसको लागू नहीं किया गया, इसलिए इसे अलिखित संविधान कहते हैं। और दुनिया का यही एकमात्र इंग्लैंड देश ऐसा है जहां का संविधान अलिखित है। अब लिखित बात आ गई, लिखित संविधान की बात आ गई, तो एक देश के संविधान को हम लिखित संविधान कब कहेंगे? लिखित संविधान के लिए 4 चीजों का होना आवश्यक है। यदि किसी संविधान का निर्माण एक निश्चित सभा के द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर बैठकर किया गया हो और उसे एक निश्चित तिथि को लागू किया गया हो, उसे लिखित संविधान कहते हैं। तो लिखित संविधान होने के लिए 4 चीजें आवश्यक हो गई: निश्चित संविधान सभा, निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित तिथि। ये 4 चीजें जहां पर होंगी उसको हम लिखित संविधान का नाम देते हैं। लेकिन चूंकि ये चारों चीजें ब्रिटेन के संविधान में नहीं पाई जाती, इसलिए ब्रिटिश संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। वहां पर बहुत सी चीजें लिखित हो चुकी हैं, लेकिन चूंकि परंपराओं पर आधारित वहां का संपूर्ण संविधान है, इसलिए उसे अलिखित संविधान का नाम दिया जाता है। तो संविधान का होना बहुत ही आवश्यक है। अब तानाशाही व्यवस्था जिन देशों में होती है, वहां पर संविधान उस तानाशाह की इच्छा के अनुसार संचालित होता है। वहां पर संविधान नाम की कोई चीज नहीं होती। ये समस्त व्यवस्थाएं केवल लोकतांत्रिक देशों में अधिक से अधिक देखने को मिलती है। अब संविधानवाद की भी चर्चा कर लें। संविधानवाद के बारे में एक लाइन में यदि मैं आपको कहूं, आपको पूरी धारणा स्पष्ट हो जाएगी। संविधानवाद क्या है? यदि किसी देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन हो रहा है नियमित रूप से, उसे हम संविधानवाद की स्थिति कहेंगे। एक लाइन में संविधान का पालन होना चाहिए। जो भी देश का संविधान हो, उस संवैधानिक व्यवस्था का पालन होना चाहिए। अब संवैधानिक व्यवस्था का पालन होना चाहिए, इसमें कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं? कि संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था का संगठन होना चाहिए। संविधान के अनुसार उन्हें जो शक्ति दी गई है, उन शक्तियों का प्रयोग इनके द्वारा किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी तो समय समय पर चुनाव होना चाहिए, समयबद्ध चुनाव होना चाहिए। यदि चुनाव हो रहा है तो सत्ता परिवर्तन होगा, तो शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन होना चाहिए।
जहां पर ये सब चीजें हो रही हैं उसे हम संविधानवाद की स्थिति कहते हैं। जैसे भारत में जब कभी भी चुनाव होते हैं, इन चुनावों में यदि कोई दल परास्त हो जाता है, कोई दल विजयी हो जाता है, कोई कैंडिडेट हार जाता है, कोई कैंडिडेट जीत जाता है, तो ये लोग एक बात कहते हैं, हमें जनता की इच्छा मंजूर है, हम जनमत की इच्छा को स्वीकार करते हैं। आखिर जनता अपने वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को, सरकार को चुनती है, तो हमें जनादेश मंजूर है, ये शब्द कहते हैं और चुपचाप सत्ता का परित्याग कर देते हैं। तो इस प्रकार से जहां पर संवैधानिक प्रावधानों का नियमित रूप से पालन हो रहा है, सत्ता परिवर्तन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। मतलब यदि कोई अभी एक दल कार्यरत है, चुनाव हुए, चुनाव में वह दल परास्त हो गया, किसी दूसरे दल को बहुमत मिल गया, तो चुपचाप अपना त्याग पत्र सौंप देता है और जो नई सरकार आती है उसको काम करने देता है। तो इसे सत्ता परिवर्तन कहते हैं। सत्ता परिवर्तन यदि शांतिपूर्ण तरीके से होता है, हम उसे संविधानवाद का नाम देते हैं। अच्छा, यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह यह है कि समाज में, एक राष्ट्र में जितनी भी शक्तियां होती हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, ऐतिहासिक, जो भी शक्तियां होती हैं, इन सभी पर नियंत्रण करने का अधिकार राजनीतिक शक्ति को होता है। राजनीतिक शक्ति इनके ऊपर होती है और जब शक्ति कहीं पर भी हो, उस पर नियंत्रण का होना आवश्यक है। संविधान राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करता है। और यदि संविधान किसी देश की जनता की मन की अभिव्यक्ति है, यदि जनता के द्वारा जनता पर उसको थोपा नहीं गया है, तो पूरा देश उस संविधान के प्रति आस्थावान होता है। और जब जनता संविधान के प्रति आस्थावान होती है, तो वहां पर कोई भी वर्ग, कोई भी समूह, कोई भी दल मनमानी करने की हिम्मत नहीं करता। भारत में 1977 में चुनाव हुए, पूरे देश की जनता लोकतंत्र के प्रति आस्थावान हो चुकी थी। तब तक भी पूरे देश की जनता की आस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति थी। श्रीमती गांधी ने कुछ गड़बड़ियां की, परिणाम क्या हुआ? 1977 में जब चुनाव हुए तो उसमें जनता ने कांग्रेस को परास्त कर दिया। श्रीमती गांधी ने कहा, मुझे जनता की इच्छा मंजूर है, उन्होंने चुपचाप त्याग पत्र दे दिया। तो जब राजनीतिक शक्ति किसी भी देश में होती है और उस राजनीतिक शक्ति को देश की अन्य समस्त शक्तियों पर नियंत्रण का अधिकार मिल जाता है, तो राजनीतिक शक्ति पर भी नियंत्रण का होना आवश्यक है। और संविधान राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करता है। कानून का अर्थ होता है नियंत्रण। नियंत्रण किस रूप में? आपकी सीमा निर्धारित करता है कि आप ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। तो जहां भी कानून होगा वहां पर नियंत्रण की व्यवस्था अपने आप स्थापित हो जाएगी। यह बात और है कि कानून होने के बावजूद भी यदि शासक वर्ग उन कानूनों का सम्मान नहीं करता, तो वहां पर जनता में आक्रोश उत्पन्न होता है और जनता अपने इस आक्रोश की अभिव्यक्ति मतदान के समय प्रयोग करती है। तो संविधानवाद का मतलब होता है समयबद्ध चुनाव, शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण और संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन। इसी को संविधानवाद कहते हैं। संविधानवाद एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया, हमेशा ही चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। जबकि संविधान नियमों का संग्रह होता है। तो इस प्रकार से संविधानवाद यदि किसी देश में है तो वहां पर लोक कल्याण की भावना बहुत प्रबल होती है। सामाजिक हित के बारे में शासन हमेशा सोचते रहता है। यह संविधानवाद है। अब जरा देखें, संविधान और संविधानवाद में कुछ अंतर होते हैं। संविधान का होना, संविधानवाद का होना, दोनों अलग अलग चीज हैं। जैसे पाकिस्तान में आज तक जितने भी बार वहां पर निर्वाचन हुए, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई।
किसी न किसी कारण से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो वहां पर संविधानवाद की स्थिति नहीं है। ऐसा भी कई बार हुआ है कि निर्वाचित सरकार को वहां की सैनिक शक्ति ने परिवर्तित कर दिया और सैनिक क्रांति करके अपने हाथ में सत्ता को प्राप्त कर लिया, हासिल कर लिया। वहां पर संविधानवाद नहीं है। भारत में जब से संविधान बना तब से नियमित रूप से चुनाव हो रहे हैं, नियमित रूप से सत्ता परिवर्तन हो रहा है और जनता अपने मतों की अभिव्यक्ति करती है। तो भारत में संविधानवाद है, अमेरिका में है। अमेरिका में जब से संविधान लागू हुआ 1789 से, वहां से लेकर के आज 2023 तक नियमित रूप से वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रतिनिधि सभा का चुनाव होता है, सीनेट का चुनाव होता है। वहां पर जो 50 राज्य है, 50 राज्यों में भी नियमित रूप से चुनाव होते हैं, सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। ये बात और है कि थोड़ा सा इसमें अपवाद आया अमेरिका में कि जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे तो उन्होंने सत्ता परिवर्तन के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की। परिणाम यह हुआ उनके विरुद्ध अभी भी इंक्वायरी चल रही है और यह संभव है कि उनको सजा हो जाए। इसके पहले किसी भी पराजित राष्ट्रपति ने सत्ता का शांतिपूर्ण ढंग से हस्तांतरण में बाधा उत्पन्न नहीं किया था। यह डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह पहला प्रयास, असफल प्रयास किया गया। तो देखें संविधान और संविधानवाद में अंतर। संविधान क्या है? एक संगठन है जिसमें नियमों का पूरा विवेचन, पूरा उल्लेख किया जाता है, जबकि संविधानवाद विचारधारा है कि इस संविधान के अनुरूप हमें व्यवहार करना है, व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है, हम पर थोपी गई व्यवस्था नहीं है। तो एक संगठन है, दूसरी विचारधारा है। दूसरा है एक निर्मित होता है, संविधान निर्मित होता है। संविधान निर्मित होना का मतलब जिसमें चारों चीजें पाई जाती हैं, निश्चित संस्था, निश्चित स्थान, निश्चित तिथि, निश्चित व्यवस्था के द्वारा। तो यहां पर ये सब चीजें निश्चित होंगी, उस व्यवस्था को संविधान कहते हैं और संविधान निर्मित होता है। जबकि संविधानवाद विकसित विचारधारा है, यह क्रमिक रूप से धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के बाद भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने, जितने भी दलों की सरकारें बनी, इन सभी सरकारों ने संवैधानिक व्यवस्था को और मजबूत किया। तो इस प्रकार से हम उसी विचारधारा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा सा व्यवधान आया था इमरजेंसी पीरियड में और उसको जनता ने एक स्वर से नकार दिया। तो संविधान निर्मित होता है, संविधानवाद विकसित होता है। तीसरा है साध्य और साधन। संविधान साध्य होता है, संविधान में उल्लिखित कुछ आदर्श होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, उनको प्राप्त करना साध्य है। और संविधानवाद के द्वारा हम उन मूल्यों को, आदर्शों को प्राप्त करते हैं। यदि हमारी संविधानवाद की व्यवस्था अच्छी है, मतलब यह है कि हम संविधान को पूरी तरह से पालन करते हैं और उसी संविधान के अधीन रहते हुए हम उसके निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चौथा है दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान में विभिन्नता होती है, हो सकती है। हो सकता है कि कुछ देशों के संविधान एक समान हों, लेकिन संविधान और विभिन्न देशों के संविधान में विभिन्नताएं हों, लेकिन संविधानवाद एक होता है। मतलब संविधानवाद क्या है? संविधान में उल्लिखित आदर्शों, मूल्यों को प्राप्त करना। तो संविधानवाद एक होता है, संविधान अलग अलग हो सकते हैं। और संविधान शरीर है, संविधानवाद आत्मा है। संविधान शरीर कैसे है? उसमें नियमों का उल्लेख किया जाता है और उन नियमों के अंतर्गत जो निहित तत्व हैं उन सब को प्राप्त करना मतलब आत्मा है। और छठवां है संविधान यथार्थ पर आधारित है, जबकि संविधानवाद आदर्श है। संविधानवाद की गाड़ी कभी रुकती नहीं है। संविधान में बीच बीच में संशोधन करना पड़ता है, लेकिन संविधानवाद में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा संविधान संशोधित होता है उसी के अनुरूप संविधानवाद भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे 1991 के पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित कर दिया गया था एक शब्द, समाजवाद। 1991 के बाद इस समाजवाद को बहुत कम जिस रूप में
पहले इसका अर्थ लिया जाता था। 1991 के बाद उसके अर्थ में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। तो एक यथार्थ पर आधारित है, दूसरा आदर्श पर आधारित है। यह संविधान और संविधानवाद पर का अंतर हुआ। वीपी सिंह कहते हैं संविधान में निहित मान्यताओं, मूल्यों और राजनीतिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए शासकों को अधिकार क्षेत्र में सीमित रहने की कानूनी व्यवस्था को संविधान कहते हैं। संविधान में निहित मान्यताएं, उसके मूल्य और राजनीतिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए संविधान का लक्ष्य हो गया। संविधान का लक्ष्य निर्धारित हो गया, एक निश्चित मूल्य, एक निश्चित आदर्श तय कर दिए गए, उनको प्राप्त करना है। प्राप्त कौन करेगा? राजनीतिक शक्ति प्राप्त करेगी, मतलब राजनीतिक व्यवस्था का गठन किया जाएगा। जब राजनीतिक व्यवस्था का गठन होगा तो उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। जब संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा किया जाएगा तो उस पर नियंत्रण होना आवश्यक है। जब तक नियंत्रण नहीं होगा कोई भी शक्ति मनमानी कर सकती है। इसलिए संवैधानिक नियंत्रण की व्यवस्था को या कानूनी नियंत्रण की व्यवस्था को संविधान कहते हैं। अब देखें संविधानवाद के तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले यह आवश्यक संस्थाओं की अभिव्यक्ति संविधानवाद में होती है। आवश्यक संस्थाओं की अभिव्यक्ति, अलग अलग संस्थाएं होंगी जो कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को लागू करने का प्रयास करेंगे और इनके बीच पारस्परिक संबंध होना चाहिए। क्योंकि जैसे अमेरिका में भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों की शक्तियां पृथक हैं। पृथक होने के बावजूद भी उनके बीच नियंत्रण का प्रावधान है। तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं और नियंत्रण रखते हुए शासन में एक संतुलन बनाए रखते हैं। जबकि भारत में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका दोनों मिलकर काम करते हैं, न्यायपालिका अलग है। तो व्यवस्थापिका, न्यायपालिका दोनों भले ही मिलकर काम करते हैं लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। व्यवस्थापिका में विरोधी दल नियंत्रण रखने का प्रयास करता है और बहुमत दल कार्यपालिका के अंतर्गत शासन करते हुए वो व्यवस्थापिका को भी बहुमत के बल पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। न्यायपालिका तो है ही एक नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था। तो इनके बीच पारस्परिक संबंधों का उल्लेख होना चाहिए और शक्तियों का वितरण स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी शक्ति का संगठन किस प्रकार से होगा और उसकी शक्तियां कौन कौन सी होंगी। शक्ति वितरण समुचित होगा। दूसरा है राजनीतिक शक्तियों पर नियंत्रण होना चाहिए। जब तक राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था चल नहीं सकती। दुनिया में जहां कहीं भी राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया वहां पर तानाशाही व्यवस्था आई। पाकिस्तान को देख लीजिएगा, बांग्लादेश को देख लीजिएगा, अफ्रीका के ढेर सारे देश हैं कि राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण संविधान स्थापित नहीं कर पाया या संवैधानिक प्रावधानों का पालन उन राजनीतिक शक्तियों के द्वारा नहीं किया गया, परिणाम स्वरूप वहां पर तानाशाही आई। तो राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। नियंत्रण किस प्रकार से होता है? जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार राजनीतिक शक्ति पर बहुत बड़ा नियंत्रण है। जैसे स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका, विधि का शासन, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करती हैं। जैसे जैसे कार्यपालिका व्यवस्थापिका ने कोई भी काम गलत किया, असंवैधानिक किया, उधर सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है। संसद ने यदि ऐसा कानून बनाया जो कानून का शासन के विपरीत है वो अवैध होगा, सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है। तो मतलब यह है कि राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण होना आवश्यक है। तीसरा है मार्गदर्शक के रूप में संविधानवाद या और संविधान दोनों राजनीतिक शक्ति के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका कहीं पर भी कोई कंफ्यूज होते हैं, कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वो काम नहीं कर पाते हैं, तो संविधान उनके लिए मार्गदर्शन का काम करता है। जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है, उस प्रस्तावना के संदर्भ में फिर शासन के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। और चौथा है राजनीतिक शक्ति का यह संगठन करता है। राजनीतिक शक्ति का संगठन करके उसकी स्थापना की जाती है, उसके द्वारा शक्तियों का उपयोग किया जाता है और फिर अनेक प्रकार के नियंत्रणों के अधीन रहते हुए राजनीतिक शक्ति अपने कार्यों का संपादन करती है। अब देखें संविधानवाद के आधार क्या है।
इसके आधार में एक स्वाभाविक सी चीज है, व्यक्ति है, व्यक्ति के बीच मतभेद होगा। यदि मतभेद नहीं है तो वहां पर राजनीति उत्पन्न नहीं होगी। तो मतभेद का होना आवश्यक है। मतभेद हो, लेकिन इतने अधिक मतभेद ना हो जाए कि सुलह की गुंजाइश ही न रहे। ये देश के लिए ठीक नहीं है। मतभेद स्वाभाविक है, मतभेद को लीजिए, मतभेद होना चाहिए, विवाद होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, तू में होना चाहिए, लेकिन अंतिम रूप में सुलह की भी गुंजाइश होनी चाहिए। तो जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मतभेद को स्वीकार किया जाता है, और मतभेदों के बावजूद भी यदि वे लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सहमत हैं, आप समझ लीजिए कि वहां पर संविधानवाद हमेशा बना रहेगा, और कोई भी शासक वर्ग कैसा भी आए वह इस व्यवस्था को तोड़ नहीं सकता। तो मतभेद को स्वीकार करना चाहिए। मतभेद यदि हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतभेद के बाद सुलह की भी गुंजाइश होनी चाहिए। सुलह नहीं होगा, देश नहीं चलेगा। जैसे अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के पहले भारत में कश्मीर में रहने वाले कुछ लोगों को भड़काते थे, हमें नहीं चाहिए, भारत में सम्मिलित होना मंजूर नहीं है, हम पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएंगे या हम स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखेंगे। तो वहां पर सुलह की गुंजाइश नहीं थी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि शासन को कठोर कदम उठाना पड़ा। इसी प्रकार से जैसे श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों ने मिलकर के अनेक प्रकार के उत्पात मचाए, अनेक प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं उन्होंने की, वहां पर सुलह की गुंजाइश नहीं रही। परिणाम स्वरूप शासन ने कठोर कदम उठा करके उनका दमन किया। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें भारत में नहीं रहना है, वहां पर सुलह की गुंजाइश खत्म हो गई थी, भारत का विभाजन करना पड़ा था। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, वहां पर भी सुलह की गुंजाइश नहीं रही, इसलिए पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो मतभेद हों, लेकिन मतभेद इतने कठोर न हो जाएं कि उनके बीच समन्वय न हो पाए, तो फिर संविधान खत्म हो जाता है। तो संविधानवाद का आधार, संविधानवाद किन परिस्थितियों में जीवित रह सकता है, या संविधानवाद की शर्तों को हम किन परिस्थितियों में पूरा कर सकते हैं, इसमें सबसे पहला बिंदु है संवैधानिक ढांचे और प्रक्रिया पर सहमति। इसका मतलब यह हुआ कि जिस संविधान को वर्तमान समय में देश में लागू किया गया है या जो संविधान अभी चल रहा है, उसके ढांचे पर और संविधान वर्णित प्रक्रियाओं पर जनता की सहमति है या नहीं है। क्या संविधान आम जनता की आत्मा की अभिव्यक्ति है? क्या वह संविधान जो अभी चल रहा है उस पर जनता की स्वाभाविक सहमति मिली हुई है, या जनता पर वह संविधान थोपा गया है? यदि जनता की सहज वृत्ति को वह अभिव्यक्त करता है संविधान, तो उस संवैधानिक प्रावधानों के बारे में पूरे देश में व्यापक सहमति मिलेगी और वह संविधान दीर्घायु होगा, लंबे समय तक चलेगा। जैसे अमेरिका ने अध्यक्षात्मक पद्धति को अपनाया, राज्यों ने अपनी सहमति दी, तो देखिएगा कि धीरे धीरे करके उन 13 राज्यों से बढ़कर के आज अमेरिका में राज्यों की संख्या 50 हो गई है, क्योंकि अमेरिका का संविधान जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करता है, अथवा जनता ने उस संविधान को स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार से भारत के संविधान को देखिए, 1950 में संविधान लागू होने के बाद भले ही आज 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वह जनता पर थोपी गई नहीं लगती है, उसे जनता ने स्वीकार कर लिया है। तो जनता जब सहज रूप में किसी चीज को स्वीकार करती है, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी समर्थन यदि संविधान को मिलता है, तो संवैधानिक ढांचे पर व्यापक सहमति मिल जाती है। और जब तक ऐसी सहमति नहीं मिलेगी, तब तक संविधानवाद लागू नहीं हो सकता, संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं होता। आज देखिएगा, आज भारत में राजनीतिक दलों के बीच घोर मतभेद हैं। यहां तक कि
विरोधी दल की स्थिति यह हो गई है कि वह प्रधानमंत्री के चाल चलन पर, व्यवहार पर, कार्यों पर, उसकी उपस्थिति पर, उसके द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार की चीजों पर, हर चीज पर विरोधी दल विरोध व्यक्त करता है, मीन मेख निकालता है। लेकिन फिर भी सब के सब संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र पर सब विश्वास करते हैं, संविधान पर अटूट आस्था है और इसीलिए भारत का संविधान अभी भी चल रहा है। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन पर सहमति। लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो विधि का शासन होना चाहिए। इंग्लैंड का शासन विधि के शासन पर आधारित है। देखिएगा, इंग्लैंड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इंग्लैंड की संसद इतनी शक्तिशाली है कि वह कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि राजतंत्र को भी समाप्त कर सकती है, बड़े से बड़ा काम और छोटा से छोटा काम कर सकती है। और इन सभी कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद का केवल सामान्य बहुमत चाहिए। सामान्य बहुमत, स्पष्ट बहुमत भी नहीं, कुल सदस्यों का भी बहुमत नहीं, केवल बहुमत, सदन में उपस्थित सदस्यों का बहुमत चाहिए। और इतने बहुमत से वहां पर आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों की, जिन वर्गों की कंधों पर संविधान को, शासन को चलाने की जिम्मेदारी है, वह कभी भी इतना लापरवाह नहीं हो सकता, वह निरंकुश नहीं हो सकता कि वह अपने बहुमत के बल पर कुछ भी कर लेवे। विधि के शासन पर सबकी सहमति है कि देश में कानून का शासन होना चाहिए, व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए। कानून का शासन होगा तो कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा। तो विधि के शासन पर सहमति जब तक नहीं होगी तब तक संविधानवाद के लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीसरा है समाज के सामान्य उद्देश्य पर सहमति। यदि संविधान को जनता ने सहज रूप में स्वीकार कर लिया है तो उस संविधान को लागू करते हुए जन कल्याण के समस्त कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन यदि थोपी गई व्यवस्था है तो शासन अपने ढंग से जनता का कल्याण करेगी। लेकिन यदि जनता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया है, उस संविधान को पूरी तरह से अंगीकृत और आत्मार्पित कर लिया है, तो जनता जैसा चाहेगी उस प्रकार से शासन काम करेगा। तो समाज के सामान्य उद्देश्य पर सहमति जब तक नहीं होगी संविधानवाद को हम प्राप्त नहीं कर सकते। और चौथा है विशिष्ट नीति के प्रश्न पर सहमति। विशिष्ट नीति के प्रश्न पर सहमति, जैसे देश का आंतरिक विकास करना हो या विदेश नीति का निर्धारण करना हो। यदि मान लीजिए 1950 में संविधान को लागू हो जाने के बाद पंडित नेहरू भारत की विदेश नीति को अमेरिका की ओर उन्मुख करते हुए संचालित करते, यदि भारत विदेश नीति में अमेरिकन नीति का समर्थक हो जाता तो क्या होता? भारतीय जनता की सहमति विदेश नीति पर नहीं मिल पाती और परिणाम यह होता कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार समाप्त होती, कभी भी हो जाती, तो भारत की वह नई सरकार कोशिश करती कि हम अमेरिका का पिछड़ू होने की तुलना में हम स्वतंत्र रहना ज्यादा पसंद करेंगे। भारत की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। लेकिन भारत की जो विदेश नीति है यह भी भारतीय जनता की मनोवृत्ति का परिचायक है। परिणाम यह निकला कि पंडित नेहरू के बाद भारत में जितने भी प्रधानमंत्री आए, सबने गुटनिरपेक्षता की नीति को ही स्वीकार किया और अभी भी वह व्यवस्था चल रही है। अपना एक इमेज बनाने के लिए, एक भारत राष्ट्र का गौरव हासिल करने के लिए भारत के प्रधानमंत्रियों ने अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं और अभी भी यह प्रयास जारी है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुकाम पर हम पहुंच जाए, एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेंगे। तो विशिष्ट नीति के प्रश्न पर सहमति होनी चाहिए। इसी प्रकार से जैसे भारत के संविधान में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया, या इसके पहले समाजवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को भारत की सरकार ने स्वीकार किया, वह व्यवस्था यथावत बनी रही, उसमें परिवर्तन नहीं आया। क्रियान्वयन में थोड़ा सा परिवर्तन आया, लेकिन जो सैद्धांतिक पक्ष था वह अभी भी यथावत है। तो विशिष्ट नीति के प्रश्न पर आम जनता की भी सहमति होनी चाहिए, राजनीतिक दलों की भी सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1991 में भारत ने नई
आर्थिक नीति को स्वीकार किया। इसके बाद मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूरा चेंज कर दिया, उसको खत्म कर दिया। ऐसा नहीं, विरोध हो, मतभेद हो, लेकिन राष्ट्रीय नीति का निर्माण जब भी हो तो उस पर व्यापक आम सहमति होनी चाहिए। ये चार चीजें जहां पर होंगी वहां पर संविधानवाद का आधार मजबूत होगा, संविधान स्थायी होगा और संविधानवाद को प्राप्त किया जा सकेगा। इसके बाद संविधानवाद की विशेषताओं के अंतर्गत यह मूल्य आधारित है। मूल्य आधारित संविधान मूल्यों की स्थापना करता है कि प्रजातंत्र हमारा मूल्य होगा, वयस्क मताधिकार मूल्य होगा, विधि का शासन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तमाम चीजें मूल्य हैं। इन मूल्यों का उल्लेख संविधान में उल्लिखित है। परिणाम यह हुआ कि इन चीजों को देश का प्रत्येक नागरिक, सभी राजनीतिक दल एक मत से स्वीकार करते हैं कि संवैधानिक मूल्यों को बना रहना चाहिए। उनकी रक्षा करना शासन का, शासकों का और आम जनता का सबका व्यापक दायित्व है। दूसरा है यह संस्कृति पर आधारित है। यदि मान लीजिए किसी भी देश का संविधान जनता ने सहज रूप से स्वीकार कर लिया है, मतलब यह हुआ कि वह संविधान देश की संस्कृति के अनुरूप है, क्योंकि आप लोगों के रहन सहन को, जीवन यापन की पूरी व्यवस्था को, पूरे रीति रिवाजों को एकदम से बदल नहीं सकते। जैसा दुस्साहस सोवियत संघ ने किया था साम्यवादी व्यवस्था लागू होने के बाद, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो यदि संस्कृति तो बहुत गहराई तक बैठी हुई होती है, पूरे जनमन में बैठी रहती है, तो संस्कृति के अनुरूप यदि है तो वह थोपी के नहीं होती, वो उसकी आयु लंबी हो जाती है। तो संस्कृति पर आधारित विचारधारा यह व्यक्ति की अंतरात्मा से उत्पन्न होती है और इस प्रकार से संस्कृति पर आधारित विचारधारा संविधानवाद का एक मुख्य तत्व है। तीसरा है गतिशील अवधारणा है। यह गतिशील अवधारणा इस माने में है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे संविधानवाद दृढ़ और मजबूत होता जाता है, जबकि संविधान स्थायी होता है। संविधान में संशोधन होते हैं लेकिन संविधान वही का वही होना चाहिए। जैसे 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ था वह संविधान अभी भी चल रहा है, 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। तो संविधान में संशोधन करके उसको युगानुकूल, परिस्थिति के अनुकूल बनाया जाता है, जबकि संविधानवाद निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर समभागी अवधारणा। समभागी अवधारणा का मतलब यह है एक देश की व्यवस्था के प्रति दूसरे देश के लोगों के मन में श्रद्धा भाव हो सकता है, आदर सम्मान का भाव हो सकता है। जैसे भारत में निर्वाचन आयोग की अवधारणा है, अमेरिका में इतने वर्ष हो गए अभी तक वहां पर निर्वाचन आयोग नहीं बना है, इसलिए वहां पर राज्य सरकार मनमानी भी करती है। तो कई बार ऐसा सुनने को आता है कि अमेरिका के लोग भी ये सोचने लगे हैं कि भारत के तर्ज पर अमेरिका में भी निर्वाचन आयोग होना चाहिए। तो एक देश में रहने वाले लोगों के मन में दूसरे देश की व्यवस्था के प्रति भी एक आदर और सम्मान का भाव हो सकता है। जैसे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था हम चला रहे हैं, लेकिन हमने दुनिया के विभिन्न देशों से अनेक चीजों को लिया और उसको हमारे देश में अपनी परिस्थिति के अनुरूप उसको ढाल करके फिर उसको लागू किया। फिर साध्य से संबंधित अवधारणा है। संविधान साध्य है, तो उस संवैधानिक व्यवस्था को लागू करना, उसको प्राप्त करना, ये संविधानवाद। फिर संवैधानिक आदर्शों की प्राप्ति, इसके माध्यम से संवैधानिक आदर्शों की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक न्याय की प्राप्ति, उनके बीच समानता, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए ये तमाम चीजें संवैधानिक आदर्श हैं। तो इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए संविधानवाद का होना आवश्यक है। मतलब संवैधानिक व्यवस्था को अच्छी तरह से चलना चाहिए। और अब देखते हैं अवधारणा। इस संविधानवाद की अवधारणा के अनेक समर्थक विचारक रहे हैं, जैसे सर थॉमस पेन, डी टाकविले, फाइनर, लास्की, ब्राइस, ऐसे ये विचारक हैं जो कि संविधानवाद के बहुत ज्यादा समर्थक रहे हैं। और इनका यह दृढ़ मत रहा है कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में कम से कम संविधानवाद की स्थिति बनी रहनी चाहिए। तो पाश्चात्य देशों में संविधानवाद के अंतर्गत किन किन चीजों को सम्मिलित करते हैं उसको देख लेगा। पश्चिमी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को
अधिकांश देशों में स्वीकार किया गया है। तो इन देशों में जिन चीजों को संविधानवाद के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं उनमें है वैयक्तिक स्वतंत्रता, समानता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, जन कल्याण, लोकतंत्र पर आधारित व्यवस्था, प्रतिनिधि शासन, सामाजिक बहुलवाद। सामाजिक बहुलवाद का मतलब समाज में सभी वर्ग के लोगों को रहने का, जीवन यापन करने का अधिकार होना चाहिए। विविधता समाज में होनी चाहिए, यह सामाजिक विविधता है। फिर खुला समाज। खुला समाज का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग को अपना विकास करने का पूरा पूरा अधिकार है। वहां पर रोक टोक नहीं होना चाहिए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये खुला समाज मतलब मतभेदों को स्वीकार कीजिए और उसके बाद फिर सहमति लाने का प्रयास करिए। सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है। फिर स्वाभाविक व्यवस्था। स्वाभाविक व्यवस्था का मतलब थोपी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। थोपी की व्यवस्था स्थायी नहीं होती, चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए, थोपी की व्यवस्था कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। सोवियत संघ के साम्यवादी व्यवस्था को देख लीजिए, दुनिया के अन्य देशों में जहां पर साम्यवादी व्यवस्था लागू है, ये लागू की गई थी, वहां की व्यवस्था को देख लीजिएगा। वह थोपी की व्यवस्था थी, स्वाभाविक व्यवस्था नहीं थी। और रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका। अभी इजराइल में देख लीजिएगा, इजराइल में सरकार ने, नेतन्याहू की सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर, उसकी शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप पूरी जनता सड़क पर आ गई, लागू नहीं कर पाए। और इसी बीच हमास को मौका मिला, उसने आक्रमण कर दिया। तो जहां पर स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, वह संविधानवाद के मूल आधार के रूप में काम करता है और उसके पूरे देश की जनता एकजुट होकर के सामने आ जाती है। और समयबद्ध चुनाव, समय समय पर चुनाव होना चाहिए। और राजनीतिक दलों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, दबाव समूह का अस्तित्व होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रभावशाली जनमत होना चाहिए। ये चीजें पश्चिमी देशों में पाश्चात्य विचारकों के द्वारा स्वीकार किया गया है। जहां ये सब चीजें होती हैं वहां पर संविधानवाद विद्यमान रहता है। अब साम्यवादी देशों में देख लीजिए, साम्यवादी देशों में कौन कौन से संविधानवाद के अंतर्गत चीजें को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक पक्ष की सर्वोच्चता, साम्यवाद आर्थिक विचारधारा है और आर्थिक विचारधारा के अंतर्गत, आर्थिक विचारधारा ही राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करती है। वहां पर राजनीतिक व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं होती, आर्थिक व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत। फिर आर्थिक उत्पादन के समस्त स्रोतों पर शासन का नियंत्रण होता है, मतलब उत्पादन और वितरण पर शासन का नियंत्रण, और संपत्ति का समान वितरण होता है। और इसके अलावा दल की सर्वोच्चता होती है। एक दल, साम्यवादी देशों में एक ही दल होता है और अन्य दल उसी साम्यवादी दल के अधीन रहकर काम करते हैं। अन्य दल बनाने की मनाही होती है। भारत में जैसे हजारों की संख्या में राजनीतिक दल हैं, ऐसी व्यवस्था चीन में भी आज देखने को नहीं मिलती, साम्यवादी देशों में बिल्कुल नहीं मिलती। तानाशाही व्यवस्था वाले देशों में राजनीतिक दलों का अस्तित्व बिल्कुल नहीं होता, वो तो अपनी मर्जी चलाता है तानाशाह। तो ये साम्यवादी देशों की संविधानवाद की विचारधारा है। और विकासशील देशों में थोड़े से देख लें, दुनिया में विकासशील देशों की संख्या आज की तारीख में बहुत अधिक है। 100 से भी अधिक देश इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इन विकासशील देशों के सामने कौन कौन सी समस्या आती हैं और उन समस्याओं का निदान कैसे किया जा सकता है, संविधानवाद की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, या संविधानवाद के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उसको देखने का। सबसे पहले है राजनीतिक स्थायित्व, विशेष करके तृतीय विश्व के देशों में, तीसरी दुनिया के देशों में, जिसे विकासशील देशों का समूह कहते हैं। ऐसे विकासशील देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या है राजनीतिक स्थायित्व की, कि जिस सरकार का चुनाव हुआ वह अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाती है, अनेक प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। तो राजनीतिक स्थायित्व वहां पर नहीं होगा, तो राजनीतिक स्थायित्व नहीं होगा तो संविधानवाद कैसे काम करेगा। दूसरा है आर्थिक विकास। विकासशील देशों में आर्थिक समस्या बहुत जबरदस्त है, तो आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। फिर है सुरक्षा की खोज। छोटे छोटे देश हैं, छोटे देशों की सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की होती है। तो सुरक्षा हमको कहां से मिलेगी, तो महाशक्तियों से
संपर्क करते हैं। महाशक्तियां अनेक प्रकार के लेकिन किंतु बट पर तो लगा करके इनको सुरक्षा तो देती हैं, लेकिन इसके बदले में इन देशों का शोषण भी शुरू कर देती हैं। तो सुरक्षा इनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। फिर राजनीतिक सत्ता की वैधता, जो सत्ता राजनीतिक शक्तियां प्राप्त करके उपयोग कर रही है वह कहां तक वैध है। कई बार इन देशों में अवैध सत्ताएं काम करना शुरू कर देती हैं और जो सत्ता को, राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर राजनीतिक सांस्कृतिक समानता, इन देशों में राजनीतिक सांस्कृतिक समानता भी देखने को नहीं मिलती। परिणाम स्वरूप देश का विभाजन हो जाता है और आधुनिकीकरण करना तो चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए इनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। और फिर अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना कुछ नाम कमाना चाहते हैं। जब इतनी सारी समस्याएं हों किसी देश के सामने, तो किस प्रकार से वो अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। तो ये है विकासशील देशों की संविधानवाद के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे करके विभिन्न देश प्रयासरत हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि संविधानवाद का होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। जहां पर संविधानवाद होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र मजबूत होगा, सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होगा, जनता की सहमति मिलेगी, जनमत की अभिव्यक्ति होगी और शासन अपना काम अच्छी तरह से करेगा। तो देश के हित में, जनता के विकास के मार्ग में संविधानवाद का होना आवश्यक है। यह है संविधानवाद का चैप्टर। आपको धन्यवाद।